फिल्म की कहानी 1990 के दशक के शुरुआती दौर के पंजाब के हालात पर आधारित है। उस समय पंजाब में गोलीबारी के खिलाफ अभियानों के दौरान पुलिस पर आरोप लगे थे कि कई नौजवानों को गैर न्यायिक तरीके से मार दिया गया और बाद में उनके शवों को बिना पहचान के लावारिस मानकर जला दिया गया। जसवंत सिंह खालड़ा एक सामान्य बैंक मैनेजर थे। उनके एक दोस्त अचानक पुलिस हिरासत में गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी बूढ़ी मां का दर्द उनसे देखा नहीं जाता है और खालड़ा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। वह मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर उन लापता लोगों, झूठे इनकाउंटरों और अवैध दाह संस्कारों के मामले की गहराई से जांच शुरू कर देते हैं। अपनी खोजबीन में खालड़ा स्मशान घाटों के रिकॉर्ड जुटाते हैं और हजारों ऐसे लोगों की सूची सार्वजनिक कर देते हैं जिन्हें पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से मार दिया गया था। और इस खुलासे के बाद पंजाब पुलिस में हड़कंप मच जाता है। उन्हें अपनी गतिविधियां रोकने की धमकियां भी दी जाती है। अपने परिवार की जान को खतरा में डालकर भी जसवंत सिंह खालड़ा पीछे नहीं हटते। 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उनके घर के साथ से कुछ पुलिसकर्मी उन्हें जबरन उठा ले जाते हैं और बाद में उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है और उन्हें फेक एनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी पत्नी द्वारा मामला दर्ज कराया जाता है। यह केस सीबीआई के पास लाया जाता है। गवाहों के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों को सजा भी सुनाई जाती है। हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित यह फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ लंबे विवादों के बाद फंसी रही। बोर्ड में 127 कट हुए, नाम बदला गया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद किसी कट के बिना फिल्म को नाम बदलकर सतलुज रखा गया। एक फिल्म जिसका नाम बदलकर सतलुज रखा गया, जिसकी रिलीज बरसों तक चलती रही, जिससे लेकर सेंसर बोर्ड, सरकार, फिल्म निर्माता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच बहस छिड़ गई। और जब वह आखिरकार लोगों तक पहुंची तो कुछ ही समय में भारत में उसे हटा दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है? क्या यह फिल्म एक फिल्म है या भारत के इतिहास के उस अध्याय को छूती है जिसके बारे में आज भी बात करने से लोग डरते हैं? आज सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म पर रोक लगाना गलत है। दूसरी तरफ कुछ लोग का कहना है कि ऐसी फिल्मों से समाज में तनाव बढ़ सकता है। तो सच क्या है, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिना किसी लाग लपेट के जानने की कोशिश करेंगे, इसकी गहराई तक जानने की कोशिश, आखिर ये विवाद क्या है। इस कहानी को समझने के लिए मुझे 30-35 साल पीछे जाना होगा। पंजाब एक ऐसा दौर जिसे आज भी लोग भूल ही नहीं पाए। आज का पंजाब हरी भरी खेती, मेहनती लोग, खुशहाल गांव और देश के खाद्य सुरक्षा की हिड़ी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह पंजाब रोज गोलियों की आवाज सुनी जाती थी। गोलियों की गड़गड़ाहट थी। 1980 का दशक भारत के इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक माना जाता है। इस समय पंजाब में अलगाववाद, आतंकवाद और हिंसा तेजी से बढ़ रही थी। आम नागरिक, पुलिस, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, कोई भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। सतलुज आखिर विवादों में क्यों है? ये सतलुज मूवी आखिर विवादों की है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 30 से 35 साल पीछे जाना होगा। एक ऐसा दौर जिसे आज के लोग भूल नहीं पाए। आज का पंजाब हरी भरी खेती, मेहनत लोग, खुशहाल गांव और देश की खाद्य सुरक्षा की। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही पंजाब रोज गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। 1980 का दशक भारत के इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक माना जाता है। इस समय पंजाब में अलगाववाद, आतंकवाद और हिंसा तेजी से बढ़ रही थी और आम नागरिक, पुलिस, सरकारी अधिकारी, यहां तक कि पत्रकार, कोई भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता था। कई निर्दोष लोग आतंकवादी हमलों में मारे गए। दूसरी ओर आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाए। यहीं से एक दूसरा विवाद भी जन्मने लगा। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान कई लोगों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया। कुछ मामले में फर्जी मुठभेड़ों और गुमशुदगी के आरोप भी लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन घटनाओं पर वर्षों तक अदालतों, आयोगों में चर्चाएं चलती रही, जांच चलती रही। यानी यह इतिहास का एक जटिल संवेदनशील अध्याय है। इस दौरान के सामने एक व्यक्ति जसवंत सिंह खालड़ा पेशे से एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया। उनका दावा था कि पंजाब में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड, स्मशान घाटों के रजिस्टर
और अन्य दस्तावेजों और अध्ययन किया। उनकी रिपोर्टों में ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। लेकिन यहीं से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। कुछ समय बाद जसवंत सिंह खालड़ा लापता हो गए। बाद में इस मामले की जांच हुई। यह मामला अदालत तक पहुंचा। वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली और कुछ पुलिस अधिकारियों को इस दोषी भी ठहराया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान आज भी समाज में अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद है। कुछ लोग उन्हें मानवाधिकार की आवाज मानते हैं, दूसरे लोग कहते हैं उस समय की परिस्थितियों को समझे बिना पूरे दौर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि यह विषय आज भी अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। फिर बनी एक फिल्म। कई वर्षों बाद फिल्म निर्माताओं ने इसी पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम रखा गया पंजाब 95। मुख्य भूमिका निभाई लोकप्रिय अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने। फिल्म का उद्देश्य था, निर्माताओं के अनुसार, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने सच सामने लाने की कोशिश की। लेकिन आलोचकों, जो क्रिटिक्स का कहना था कि इतिहास के इतने संवेदनशील दौर को फिल्म में दिखाते समय बहुत संतुलन और सावधानी की आवश्यकता होती है। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिस पर आज भी मतभेद मौजूद है। क्या हर फिल्म सिर्फ मनोरंजन होती है? जब कोई फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है तो उसका प्रभाव सामान्य फिल्मों से कहीं अधिक होता है। लोग उसे इतिहास की तरफ देखने लगते हैं। इसी कारण दुनिया के लगभग हर देश में ऐसी फिल्मों का अतिरिक्त बहस होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं, सवाल होता है क्या इतिहास को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से दिखाया गया? क्या सभी पक्षों को समान अवसर मिला? क्या कहीं किसी तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं दिखाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल्म समाज में नई बहस पैदा करेगी या पुराने घाव फिर से ताजा हो जाएंगे? यही वह प्रश्न था जिनकी वजह से पंजाब 95 का नाम बदलकर सतलुज रखा गया। आखिर सेंसर बोर्ड ने क्या आपत्ति जताई? फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज क्यों किया गया? क्या सचमुच फिल्म में सैकड़ों बदलाव सुझाए गए? और आखिर भारत में इसे हटाने की नौबत क्यों आई? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। सवाल यह है, अगर यह सिर्फ एक बायोपिक थी तो फिर इसे रिलीज होने से में वर्षों क्यों लग गई? फिल्म का सीबीएफसी का उद्देश्य फिल्म पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि यह देखना होता है कि वह लागू कानूनों और प्रमाण दिशा निर्देशों के अनुरूप है या नहीं। जब पंजाब 95 प्रमाण के लिए पहुंची तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड ने फिल्म में कई बदलाव सुझाए। इनमें कुछ संवाद, कुछ दृश्य और कुछ संदर्भ शामिल बताए गए। निर्माताओं का कहना था कि इतने व्यापक बदलाव से फिल्म का मूल संदेश बदल जाएगा। दूसरी ओर प्रमाण की प्रक्रिया से जुड़े पक्षों का तर्क था कि फिल्म एक अत्यंत संवेदनशील ऐतिहासिक दौर से जुड़ी हुई है, इसलिए संतुलन और सावधानी आवश्यक है। यहीं से बहस शुरू हुई। सोशल मीडिया पर दो अलग अलग बातें चलने लगी। पहला पक्ष कहता था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है। दूसरे पक्ष का कहना था हर फिल्म को प्रमाण प्रक्रिया से गुजरना होता है, विशेषकर जब वह वास्तविक घटनाओं से जुड़ी हो। यही एक महत्वपूर्ण कानूनी बात समझना चाहिए कि संविधान आर्टिकल 91A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यही संविधान आर्टिकल 92 के तहत कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंधों को भी अनुमति देता है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और अन्य संवैधानिक आधार। इसी संतुलन को ध्यान में रखकर फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया, सर्टिफिकेशन प्रक्रिया बनाई गई।